हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी 68वीं बीपीएससी 2023 का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 68वीं बीपीएससी 2023 जिसका एग्जाम 12 फरवरी 2023 को निर्धारित है, उसके लिए एडुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट के पहले सेट को आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज से प्रतिदिन हम लोग इसका 1 से 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम से पहले सेट समाप्त हो सके, क्योंकि इसमें टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, बेतिया, पंडौल और दरभंगा, इन सभी क्षेत्रों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए 1857 का आंदोलन असफल रहा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सम्मेलनों की शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तारीख-ए-शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख-ए-शेरशाही मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी रचना अब्बास खां शेरवानी द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ 1588 के बाद लिखी गई है, जो शेरशाह के जीवन और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो तारीख-ए-शेरशाही पुस्तक के लेखक है अब्बास खां शेरवानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। ठीक है, तो विदिशा में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, के दौरान इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो नोनिया एक सामाजिक जाति विशेष के लोग थे जो मुख्यतः सोरा बनाने का काम करते थे। उन्होंने सारण, पूर्णिया, वैशाली, कटिहार, उपरोक्त में से सभी जगहों पर, इन सभी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो उस व्यवस्था का नाम है नस्क व्यवस्था। नस्क व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो अकबर के समय में 1575 से 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया जा सका था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और मान सिंह आगे चलकर बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए। रासबिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्योंकि रासबिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल ने उनकी हत्या का असफल प्रयास किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री राल्फ फिंच ने 1580 के दशक में अकबर के समय में व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए बिहार के क्षेत्रों का दौरा किया था। ऐसा करने वाला वह पहला अंग्रेज था। तो आया था कौन? 1580 ईस्वी में आया था राल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, वो कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? वह युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई और यह युद्ध भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहीं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था तथा
चंदाव का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और तथा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? तो चांदी एवं सिक्के का नाम था चांदी का दाम एवं चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में शासक हैं तथा सूची 2 में उनका मकबरा है। तो बाबर का मकबरा काबुल में है और अकबर का सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में और वहीं शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3 काबुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा आरंभ किया गया था। बाद में उपरोक्त सभी उद्देश्य बहावी आंदोलन से जुड़े थे, जैसे सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध तथा भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह द्वारा सीर-ए-अकबर नाम से किया गया था। दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सूफियों का कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुला शाह इसके आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीर-ए-अकबर। ऑप्शन नंबर बी, सीर-ए-अकबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे एक डैश वृक्ष के नीचे हुई थी। तो उस नदी का नाम है निरंजना नदी और वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है बी में, उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही है। वह हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये भी सही है। उसने अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी सही है। तो चूंकि इसमें गलत कोई नहीं पूछ रहा है, कौन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, इसलिए इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में ये बात किसने कही थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा तुष्टीकरण नीति के विरोध में सरदार पटेल ने 1946 में कहा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। तो किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो चूंकि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उसकी हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में किया था। तो 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना किया था मगध पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडम्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, विलियम एडम्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग दोस्तों
आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो नीचे जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। उसे ही सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा सुलह ए कुल का सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुरु को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक, तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इनकी स्थापना 1887 में लाहौर में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम को पास कराने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो किसने किया था? तो 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त सन 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से, 16 अक्टूबर 1905 से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के हित संवर्धन हेतु किया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो 32 का आंसर होगा दी डक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए, दी डक्कन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है,
किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 35 का लाहौर सत्र में। लाहौर सत्र कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी में लाहौर सत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि और इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, इन्होंने कहाँ ध्वज फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। इन्होंने स्टुटगार्ट में ध्वज फहराया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था 1858 ईस्वी में। ठीक है, और यह एक बंगाल साप्ताहिक था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, क्या नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व 41 से होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूती कपड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य किससे संबंधित है? तो तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य तमिल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो हिंद यवन शक हिंद पार्थियन तथा कुषाण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसको याद करने का ट्रिक भी है दोस्तों, जैसे हिंसक प्यार करो में हिंद से होगा हिंद यवन, शक से होगा शक, प्यार से होगा पल्लव या हिंद पार्थियन, और करो से होगा कुषाण। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो वह पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता अरब यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो वह मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो वेसोप्रेसिन संकुचन करता है तथा रक्तचाप को कम करता है। तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ये तीनों नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की बीच सीमा रेखा बनाती है, जबकि उत्तरी कोयल नहीं बनाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से
एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? कौन सा देश स्थलरुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड जमीन है? कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है? तो वह है इथियोपिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, और वहीं हंगरी की राजधानी होता है बुडापेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा रोमानिया की राजधानी होगा बुखारेस्ट। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले हैं। सबसे अधिक जिले हैं, कितने हैं? तो 13 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो सर्वाधिक कहाँ है? तो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं अंडमान सागर से चीन सागर तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश है, तो इसका आंसर होगा माली। यह माली अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो असम की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। असम की सीमा लगभग 267 किलोमीटर भूटान से लगती है, तथा सिक्किम की सीमा 32 किलोमीटर लगती है। वहीं पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर सीमा 183 किलोमीटर लगती है, तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा 217 किलोमीटर लगती है। 217 किलोमीटर लगती है, और असम की सीमा 267 किलोमीटर लगती है। 267 किलोमीटर लगती है, इसीलिए असम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होता है, कहवा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और फ्रांस में आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? याकूत रूस की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन? तो भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो उच्च न्यायालय तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? तो शक्तियों का परिसीमन, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा विधि के समक्ष समानता। तो ये सभी होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो यह मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है संसद के पास। भारत के संसद के पास है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो वो होते हैं कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका हुआ एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों से बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर। राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई है? तो 2006-07 से 2006-07 से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, IMF का मुख्य कार्य क्या है? IMF का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंकों से सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में उनका मदद करना IMF का मुख्य कार्य है। और इसका स्थापना 1940 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में हुआ था, इसलिए इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो विदेशी ऋण ये पूंजी खाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है, पोर्टफोलियो निवेश भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निजी प्रेषण। निजी प्रेषण पूंजी खाता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अर्थ क्या है? तो होगा इसका, वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव भारतीय रिजर्व बैंक RBI करती है। RBI की स्थापना 1935 में हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एड वेलोरम कर आधारित है। एड वेलोरम कर तो वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई है। तो बिल्कुल सही है, बी में है, 2 नंबर में है। नाबार्ड के पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, तो ये गलत है। 3 नंबर गलत है, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2।
ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है कौन? भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कथनों पर विचार करें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, ये भी गलत है। और एमएसपी के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेती है, ये भी गलत है। तो इसमें तीनों गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भी कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो कोई सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? तो 87 का आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नवंबर 2022 में नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय क्या है? तो इसका विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए, देखिए सुरक्षित एससीओ के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29वां एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? तो वह थाईलैंड में समायोजित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड में आयोजित हुआ, संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो कतर ने चीन के साथ साझेदारी की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप बना है? तो वो बना है एस कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यह WWF के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? तो वायु अमृत एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY यू अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो है डॉक्टर KP अश्विनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ है? तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस संस्था ने वुमेन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा
प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुइफा क्या है? तो मुइफा एक आंधी है। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा एक आंधी है, आंधी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है? सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है? तो INS अजय को, INS अजय को 32 साल सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह अश्विनी वैष्णव को, यह रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनको गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? वह भारत में है, और भारत के यह जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज है, चिनाब नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, कि हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 105 का आंसर होगा कृष्णा ववीलाला को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा अचंत शरद कमल को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अचंत शरद कमल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए अल आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है? तो तैयार किया है भारत ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जा रही है? तो यह 2 चरणों में करवाई जा रही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह गुजरात में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? प्यार का पौधा अभियान, तो यह बिहार के द्वारा शुरू किया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता PK शाही हैं, PK शाही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार के कितने पदक जीते हैं? गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार ने कितने पदक जीता है? तो बिहार ने टोटल 2 पदक जीता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,02,306 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2021-22 में प्रमुख 3 जिले
कौन है जो प्रथम स्थान पर आए हैं? प्रमुख 3 जिले हैं क्रम से, तो है पटना, नालंदा तथा समस्तीपुर। पटना, नालंदा तथा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर इसमें रहा है दरभंगा। 2020-21 में शीर्ष पर दरभंगा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 122 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2025 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है? तो 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि है 9.2%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? तो वह है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो बिहार में वनावरण का क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को किस में नापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो चूंकि हर्ट्ज इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। सही कथन चुना आपको, तो इसका सही आंसर होगा लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा वाट। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, ये डायनेमो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है, एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो मुख्य घटक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, ठीक है। और वहीं क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक 7 प्लस होता है, तथा अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर होगा शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन का। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है? तो यह मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपो। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में 140 में क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद
इसके बाद 41 से 50 तक 41 से दोस्तों 41 से 50 तक मैथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग कहिए, कमेंट कीजिएगा तो हम लोग दूसरे वीडियो में मैथ को भी डिस्कस कर लेंगे। और कमेंट कर अपना अपना स्कोर जरूर बताइए, तथा इसका पीडीएफ में आप लोग देख के बना भी सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।